गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यू एक्ट पढ़ते हैं, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक है। ये एक्ट स्पेशल टुवर्ड्स वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। ठीक है। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है। इसमें टोटल 10 सेक्शंस हैं। ठीक है। और आप जानते हैं इसको हम लोग आईपीसी या बीएनएस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आईपीसी में सेक्शन था 292। ठीक है। बीएनएस में सेक्शन 294 हो गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये तो 1986 का एक्ट है। इससे पहले किससे गवर्न होता था? आईपीसी से। ठीक है। तो उसको और ब्रॉड, आईपीसी में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, उसको ब्रॉड और थोड़ा ओवरलुक देने के लिए ये न्यू एक्ट इनैक्ट किया गया था। ठीक है। तो इसमें टोटल 10 सेक्शंस हैं, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब सरसरी निगाह से ये क्या कहते हैं, इंडेक्स देखते हैं एक बार। सेक्शन 10 बोल रहा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस क्लॉज है। सेक्शन 3 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सेक्शन 4 है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सेक्शन 5 बोलता है पावर्स टू एंटर एंड सर्च। सेक्शन 6 है पेनाल्टी। सेक्शन 7 है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। सेक्शन 8 है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। सेक्शन 9 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सेक्शन 10 बोलता है पावर टू मेक रूल्स। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, इसको जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये एक लौता एक्ट नहीं है, मतलब जिसमें इस तरीके की मतलब चीज़ें दी हुई हैं। आईपीसी में दी हुई हैं। और कौन सा एक्ट है आप लोग जानते हैं? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर ऐसा एडवर्टीजमेंट जो डिजिटल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, ठीक है, डिजिटल माध्यम से होता है, तो वहाँ पे भी पनिशमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शंस हैं, उसमें भी पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है। इस एक्ट को हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इस एक्ट को उससे भी कनेक्ट करिएगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए से, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। ठीक है। अगर कोई अपने आप को शो करता है इस तरीके से, मतलब इनडिसेंटली शो करता है कि मुझे इस तरीके से बोलने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे देखिए एक्सेप्शंस में दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, डिसेंसी और मोरालिटी, आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आप उसका सब क्लॉज 2 पढ़िएगा, उसमें उसके रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। वहाँ से भी कनेक्ट करिएगा, उस रेफरेंस में ये एक्ट भी इनैक्ट किया गया। ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट सेक्शंस पे आते हैं। हाँ, सेक्शन फिर से एक बार देख लेते हैं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, एक्ट नंबर 60 है। कब का? 1986 का। ठीक है। यानी 1986 में साल भर में जितने भी एक्ट बने होंगे उसमें इस एक्ट का नंबर क्या था? 60th, 60वां एक्ट था ये 1986 का। ठीक है। प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली है? 23 दिसंबर 1986 में। प्रीएम्बल को पढ़ते हैं। एन एक्ट टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। किसका रिप्रेजेंटेशन? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किसका है? वुमेन का, थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है। थ्रू कैसे? थ्रू एडवर्टीजमेंट और इन पब्लिकेशन। ठीक है। थ्रू एडवर्टीजमेंट्स और इन पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग्स, फिगर्स और इन एनी अदर मैनर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। देखिए प्रियम्बल कितना क्या बातें बोल रहा है, किस चीज़ को प्रोहिबिट कर रहा है? सबसे मेन प्रोहिबिट कर रहा है वुमेन के इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को प्रोहिबिट करने की बात कही जा रही है। किस तरीके से? थ्रू एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं उसमें इस तरीके का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, या इस तरह के इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का किसी तरह का पब्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है। या उसके बारे में कुछ इंडिसेंटली वुमेन के बारे में कुछ लिखा नहीं जाएगा, इस तरीके की पेंटिंग्स नहीं बनाई जाएंगी, इस तरीके के फिगर्स नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है।
या और भी किसी तरीके के मैनर जो हो जिससे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किसी वुमेन का होता है वो भी नहीं किया जाएगा, वो भी प्रोहिबिट है, ठीक है, या उससे कनेक्टेड या उससे जुड़े हुए और अदर एक्ट और जो एक्ट्स हैं, ठीक है, या उससे अदर जो भी मैटर्स हैं वो सारी चीज़ें डील कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 1 पे आते हैं, शॉर्ट एट एक्सटेंड इन कमेंसमेंट दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, होल इंडिया पे लागू होता है। ध्यान रखिए इसमें 3 चीज़ें बोल रहा है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। सबसेक्शन 3 बोल रहा है कब एनफोर्स हुआ है, 2 अक्टूबर 1987, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1987 को ये इसका कमेंसमेंट है, ठीक है। सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, डेफिनेशन क्लॉज पे। डेफिनेशन क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर किसी एक्ट की, ठीक है। सेक्शन 2, डेफिनेशन इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है। क्लॉज ए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स, एक बात ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोला, इंक्लूड्स, यहाँ पे मीन्स नहीं बोल रहा है, एडवर्टीजमेंट का मतलब ये नहीं, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड करता है इन चीज़ों को, लेकिन ये सिर्फ ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स इस वजह से लिखा गया है कि इसको लिमिटलेस करना था, इसको लिमिटेड नहीं करना था कि यही चीज़ें खाली एडवर्टीजमेंट होंगी, नहीं, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स यानी एडवर्टीजमेंट ये भी इंक्लूड करता है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, ये सिचुएशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स, एडवर्टीजमेंट ये भी इंक्लूड करेगा, इसके अलावा भी चीज़ें इंक्लूड करेगा, तो क्या इंक्लूड करेगा, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, किसी तरह की नोटिस हो, ठीक है, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। देखिए एडवर्टीजमेंट क्या इंक्लूड करता है, ये चीज़ें करेगा, उसके अलावा भी करेगा, क्या करेगा, नोटिस, किसी तरह की किसी ने नोटिस दी थी, उस पर किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट दे दिया हो, ठीक है, किसी तरह की फ़ोटो बनी हो, ठीक है, किसी नोटिस में, या कोई कंपनी है उसने सर्कुलर किसी तरह का जारी किया, उस पर किसी तरह का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर दिया था, या कोई लेबल है, किसी चीज़ पे चिपकाते हैं लेबल हम लोग, ठीक है, या कहीं और किसी तरह का लेबल लगा हुआ हो, ठीक है, उस पर किसी तरह की फ़ोटो या फिगर बना हो, इनडिसेंट रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी वुमेन को, या रैपर हो, होता नहीं है कि कुछ सामान होता है उसको रैप करने के लिए कंपनीज होती हैं अपना एक रैपर बना देती हैं, तो उस रैपर पे किसी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, कैसा एडवर्टीजमेंट, जो इनडिसेंट रिप्रेजेंट करे किसी वुमेन को, और अदर डॉक्यूमेंट या किसी डॉक्यूमेंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स, ये तो इंक्लूड कर ही रहा है, ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। विजिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब लाइट से, किसी ने इस तरीके की लाइट बनाई, डिजिटल लाइट, कि वो इस तरीके से चमका रहा है कि दीवार पे कोई इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन टाइप की कोई आकृति बन जा रही है, किसी तरह का शो हो रहा है, ठीक है, या कोई साउंड इस तरीके का निकल रहा है जो किसी वुमेन के जो वुमेन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हो, स्मोक, गैस, ठीक है, ये चीज़ इंक्लूड करता है एडवर्टीजमेंट। क्लॉज बी क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, इंक्लूड्स, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। यहाँ पे ये कोई कंपनी कोई है एडवर्टाइज कर रहा है किसी तरीके की चीज़ों को, किसी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है, और उस पर उसने किसी तरह का रैपर लगा रखा है, ठीक है, रैपर लगा रखा है, उस रैपर्स के थ्रू वो सैंपल दे रहा है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हर किसी को, ठीक है, भले ही वो फ्री में दे रहा हो, ठीक है, या अदरवाइज या किसी और तरीके से दे रहा हो, सैंपल के रूप में दे रहा हो, ठीक है, मतलब वो सैंपल फ्री दे रहा हो या किसी और चीज़ के साथ में विदहोल्ड करके दे रहा हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, या तो बाय वे ऑफ सैंपल किसी चीज़ को फ्री में दे रहा हो या अदरवाइज दे रहा हो, बस इतना ध्यान रखिए, इंक्लूड्स लिखा हुआ है, इसके अलावा भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ठीक है, इसको बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन इसका किया जा सकता है, ठीक है।
क्लॉज सी क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्लॉज सी डेफिनेशन जो है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होता क्या है, देखिए यहाँ पे मीन्स लिखा है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर। डिपिक्शन का मतलब क्या होता है, डिपिक्शन का मतलब होता है किसी तरीके की आर्ट के थ्रू, ठीक है, किसी तरीके आर्ट या किसी अदर मैनर में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। डिपिक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को किसी आर्ट या किसी अदर मैनर में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमेन, ठीक है। मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमेन, मतलब वुमेन के फिगर को किसी भी मैनर में डिपिक्ट करना, ठीक है, थ्रू आर्ट करो, ठीक है, थ्रू राइटिंग करो, ठीक है, और क्या, हर फॉर्म, उसके किसी फॉर्म को, या और बॉडी, उसकी बॉडी के किसी पार्ट को, और एनी पार्ट, या उसकी पूरी बॉडी को या उसके पार्ट को उसकी बॉडी के, देयर ऑफ इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इनडिसेंट। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, इस तरीके से किसी वुमेन की बॉडी या उसके पार्ट को डिपिक्ट करना कि वो दूसरे पे क्या इफेक्ट डाले, उस लगे कि थोड़ा इनडिसेंट है, मतलब अशोभनीय है, थोड़ा अश्लील है, ठीक है। और डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है कि उसका जो कैरेक्टर, उसका जो ऑनर है, ठीक है, उसको लोअर कर दे। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, उसका जो कैरेक्टर है उसको लोअर और कर दे। कोई वुमेन है, उसके रेफरेंस में अगर कोई उसके बॉडी के या उसके फिगर के बारे में कुछ डिपिक्ट कर देता है, कोई किसी तरह की आर्ट बना देता है, ठीक है, तो उसके कैरेक्टर को क्या कर देगा, डेरोगेट कर देगा, यानी उसके कैरेक्टर को लोअर कर देगा, ठीक है। डेनिग्रेटिंग का मतलब होता है बेइज्जत, मतलब उसकी जो, या उसकी जो इज्जत है उसको बेइज्जत कर देगा, ठीक है, किसको, उस वुमेन की जिसका उसके फिगर को डिपिक्ट किया गया है, ठीक है, उस वुमेन के जिसका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ठीक है। और इज लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजोर द पब्लिक मोरालिटी और मॉरल्स। इससे क्या होगा, एक जो पब्लिक मोरालिटी होगी वो इंजर होगी, या किसी तरह का उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। क्लॉज सी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्लॉज डी बोलते हैं लेबल। लेबल मीन्स क्या है, एनी रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर एफिक्स टू और अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज। लेबल क्या होता है, जैसे क्लॉज ए में देखिए एडवर्टीजमेंट में लेबल आया था, ठीक है, लेबल आया था, तो यहाँ पे लेबल की सेपरेट देखिए क्या लिखा हुआ है। क्लॉज डी में लेबल मीन्स एनी राइटिंग, एनी रिटन, मार्क्ड और स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर। देखिए, या तो कुछ लिखा हो, या किसी तरह का मार्क लगा हो, या किसी तरह स्टैंप बना दिया हो, ठीक है, प्रिंट कर दिया हो किसी तरह का, या किसी तरह ग्राफिक मैटर हो, ठीक है, किसी पैकेज पे एफिक्स कर दिया गया हो, ठीक है, या किसी पैकेज पे अपीयर हो, ठीक है, किसी भी रेफरेंस में अपीयर हो जाए, एफिक्स कर दिया जाए, वो लेबल कहलाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, किसी तरह का फिगर बना देगा, तो यही लेबल प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। क्लॉज ई में क्या बोला, पैकेज इंक्लूड्स अ बॉक्स, कर्टन, टिन और अदर कंटेनर। ध्यान रखिए ये पूछा जाता है, ठीक है, पैकेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, बॉक्स, कर्टन, टिन और अदर कंटेनर, ठीक है, किसी तरह का कंटेनर हो या बॉक्स हो जिसमें उस चीज़ को रखा जाए, कुछ सामान बेचा जाए, ठीक है, या किसी तरह का भी सामान फ्री में दिया जाए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कोई पैकेज देंगे ना, तो पैकेज पे किसी तरह का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ना हो, ठीक है, किसी तरह की वुमेन की बॉडी को डिपिक्ट ना किया गया हो, ठीक है। क्लॉज एफ बोलता है प्रेस्क्राइब का मतलब क्या है, जो भी रूल के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया हो। सेक्शन 3 आते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। जो वुमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है कहीं भी है एडवर्टीजमेंट में, उसको प्रोहिबिट कैसे किया जाएगा, या उस वो प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। नो पर्सन शैल, कोई भी व्यक्ति
नहीं करेगा, क्या पब्लिश नहीं करेगा, और कॉज टू बी पब्लिश ना करेगा, ना कर ना किया होगा, ना करेगा, और अरेंज और टेक पार्ट इन पब्लिकेशन, या किसी भी तरह के पब्लिकेशन और एग्जीबिशन को अरेंज नहीं करेगा या उसमें पार्ट नहीं लेगा, or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of women in any form। जैसे बोला जाए एग्जाम्पल के तौर पे, ए ने बोला बी से कि चलो एक एग्जीबिशन रखते हैं, ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके का वो क्या कहते हैं होर्डिंग लगा देंगे, ठीक है, कि क्या कहते हैं उसमें थोड़ा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, किसी वुमेन का ऐसा फिगर बना देंगे जिससे हर कोई उस एग्जीबिशन में आए, ठीक है। तो यहाँ पे मना कर रहा है ये सेक्शन 3 मना कर रहा है, नो पर्सन शैल पब्लिश और cause to be published और अरेंज और टेक पार्ट इन एनी पब्लिकेशन और एग्जीबिशन। तो वहाँ पे ना ए करेगा इस तरीके का अरेंजमेंट, ना बी इस तरीके के अरेंजमेंट को पब्लिश करेगा, किसी भी तरह की एग्जीबिशन नहीं करेगा, ये मना कर रहा है सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? सेक्शन 4 बोल रहा है प्रोहिबिशन of publication or sending by post of books, pamphlets, etc. containing indecent representation of women। ठीक, ये वही बात बोल रहा है कि किस चीज़ का प्रोहिबिशन है, किसी ऐसी बुक्स का पब्लिकेशन या उस बुक को किसी भी तरीके से पोस्ट के थ्रू या पैम्फलेट नहीं भेजा जाएगा या नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा, नहीं सेंड किया जाएगा, नहीं पब्लिश किया जाएगा, जो क्या कंटेन करता है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जिसके थ्रू किसी वुमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी। पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, कोई भी पर्सन नहीं प्रोड्यूस करेगा, और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड, और कॉज टू बी प्रोड्यूस या नहीं करेगा किसी भी तरीके से, सेल क्या नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, लेट टू हायर किराए पे नहीं देगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, और किसी भी तरीके से पोस्ट से नहीं भेजेगा किसी भी बुक को, पैम्फलेट नहीं बनाएगा, पेपर नहीं बनाएगा, स्लाइड नहीं बनाएगा, फिल्म नहीं बनाएगा, किसी भी तरह की राइटिंग नहीं लिखेगा उस पर, ड्राइंग नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगा, फोटोग्राफ नहीं बनाएगा, जो रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, ठीक है, जिस पे इस तरीके को रिप्रेजेंट किया जाए, इस तरीके का फिगर बनाया जाए, ठीक है, कोई भी पर्सन नहीं करेगा ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन या किराए पे नहीं देगा जो कि वुमेन के एनी फॉर्म के, एनी वुमेन के इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को किसी भी तरीके से फिगर आउट कर रहे हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। प्रोविजो क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। सेक्शन 294 BNS पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, मतलब ये सेक्शन 4 जो है वो अप्लाई नहीं होगा, किस चीज़ पे नहीं होगा, क्लॉज ए एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, सब क्लॉज 1 द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर पब्लिक गुड। अगर ये जस्टिफाई कर दिया जाएगा कि ये जो पैम्फलेट बनाई है, जो बुक बनाई गई है, जो फोटोग्राफ बनाई गई है, वो क्या है, वो पब्लिक गुड के लिए है, ऑन द ग्राउंड दैट सच बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर इज इंटरेस्ट ऑफ साइंस, इन चीज़ों में प्रूफ करना होगा। फिगर्स इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, जैसे हाई स्कूल या 12th में बुक्स होती थी साइंस की जिसमें पूरा ह्यूमन एनाटॉमी दिया रहता था, ठीक है, उसमें फिगर्स बने रहते थे, ठीक है, वो एक्सेप्शन है इस चीज़ का, ठीक है। लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न, ठीक है, मेडिकल्स की भी बुक होती हैं उसमें भी इस चीज़ को कंटेन किया जाता है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन के थ्रू माना जाएगा। सब क्लॉज 2 क्या बोला है, विच इज केप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पजेज, अगर रिलीजियस पर्पजेज के लिए वो बोनाफाइडली यूज किया जाता है तब भी वो एक्सेप्शन है इस चीज़ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
क्लॉज बी क्या बोल रहा है, क्लॉज बी देख लेते हैं। क्लॉज बी बोल रहा है एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन और इन इट। सब क्लॉज वन एनी एंशियंट मॉन्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। कुछ इस तरीके के जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, पुराने मंदिर हैं जहाँ पर इस तरह की एनक्रेविंग है, स्टोन्स पे इस तरीके के फिगर बनाए हुए हैं, ठीक है, जो इंडिसेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज़ को, वुमेन को, वो यहाँ पे एक्सेप्शन है। कौन सा मंदिर है वो, बहुत सारे मंदिरों में बना हुआ है। खजुराहो का टेम्पल सुना है ना आपने, खजुराहो के टेम्पल में जो स्टोन्स पे ही एनग्रेव किया गया है, ठीक है, वुमेन को, मेन को, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्शन है। सब क्लोज टू एनी टेम्पल, देखिए वही बात बोलिए, और ऑन एनी कार यूज फॉर द कन्वेंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज फॉर रिलीजियस पर्पज। क्लॉज सी क्या बोल, एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 विल बी एप्लीकेबल। ऐसी फिल्म जिस पे क्या कहते हैं सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 पार्ट 2 में आती है, उस पर भी इस ये चीज़ें एप्लीकेबल, मतलब ये जो ये सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा, ये भी एक्सेप्शन है। होता नहीं है कि क्या कहते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं पर्टिकुलर फिल्म को, बताया जाता है कि ये पब्लिक नहीं होगी, ये पर्टिकुलर एज के लोग देखे जाएंगे, देखेंगे, होता नहीं, A/Q, अंडर एज, एडल्ट, ठीक है, तो उन पर भी ये सेक्शन लागू नहीं होगा, ठीक है, ये बात बोली गई है। सेक्शन 5 क्या बोला, पावर टू एंटर एंड सर्च। अच्छा, किस अगर इस तरीके की चीज़ें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन अगर किसी बुक पे है, ठीक है, किसी तरीके की पेंटिंग पे है, उसका बल्क में, या अगर वो कहीं रखी हुई है, तो क्या पावर है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास, कैसे उसे खोजेगी, क्या सारी चीज़ें, ठीक है, वो पढ़ते हैं। Section 5 powers to enter and search. Subsection 1 subject to such rules as may be prescribed. Any gazetted officer authorized by the state government may, within the local limits of the area for which he is so authorized, clause A, enter and search at all reasonable times, with such assistance, if any, as he considers necessary, any place in which he has reason to believe that an offense under this act has been or is being committed। ठीक है, मतलब क्या बता रहा है कि ऐसे इसी इसी एक्ट में जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 था, ठीक है, उसमें जो ऑफेंस क्रिएट हुई है, उसमें जो प्रोहिबिट किया गया, अगर किसी भी तरीके का पता लगता है कि इस प्लेस पे ऐसी चीज़ें हैं, रीज़न टू बिलीव है, ठीक है, तो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी भी ऑल रीजनेबल टाइम, कोई रीजनेबल टाइम होगा, ठीक है, जैसे दिन में, ये नहीं कि रात में सोते समय चलेगा, ठीक है। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, सीज एनी एडवर्टीजमेंट और एनी बुक, जो बुक इंडिसेंट रिप्रेजेंट करी है, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन विच हैज़ रीजन टू बिलीव कॉन्ट्रावीन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उसको सीज कर सकते हैं, ठीक है, क्लॉज बी में। क्लॉज सी क्या बोल रहा है, एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल। अगर किसी ने बोला अरे सर वहाँ पे ये ऐसी जगह है, ये ऐसी कंपनी है, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है, तो वहाँ के रिकॉर्ड एग्जामिन कर सके। एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशनड इन क्लॉज ए एंड साइज the same if he has reason to believe that it may furnish evidence of the commission of an offense punishable under this act। ठीक है, कहीं है किसी रिकॉर्ड है, किसी रजिस्टर में इस तरीके की चीज़ों को लिखा गया या बनाया गया या किसी तरह का पब्लिश करने का कुछ है, ठीक है, किसी तरह की ड्राइंग बनी है, ठीक है, तो उस रिकॉर्ड को एग्जामिन किया जा सकता है जहाँ पे रीज़न टू बिलीव है कि इस एक्ट में हुए ऑफेंस करे गए हैं, ठीक है, या उनको एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब प्रोविजो क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सब सेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। अगर किसी ने अपने घर में रख रखा है, ठीक है, तो वहाँ इसे नहीं घुस जाएंगे, ठीक है,
तो जो चेक करने वाले हैं गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है, जिनकी सबसेक्शन 1 में बात हुई है, ठीक है, वो बाकायदा वारंट के साथ में जाएंगे, बिना वारंट के किसी के अपने घर की तलाशी नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन ऑफिस में जाने के लिए नहीं, पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए, पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में जाने के लिए वारंट की ज़रूरत है। और प्रोविजो क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन में एक्सरसाइज in respect of any document, article or thing which contain any such advertisement, including the contents if any of such document, article or thing, if the advertisement cannot be separated by reason of its being embossed or otherwise from such document, article or thing without affecting integrity, utility, sellable value, ये बेकार है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, सब सेक्शन 2 बोल रहा है द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल so far as may be applied to any search or seizure under this act as they apply to any search or seizure made under the authority of the warrant issued under section 94 of the CRPC, ठीक है। CRPC में जिस तरीके का सर्च और सीजर किया जाता है वो सारे ही प्रोविजन यहाँ पे लागू होंगे, सीधी सी ये बात बोलिए। सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, वेयर एनी पर्सन सीजेस anything under clause B C subsection 1 he shall as soon as may be informed to inform the nearest magistrate and take his order as to the custody thereof, ठीक है। सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी सी में जैसे ही क्या कहते हैं, अगर कुछ जो डॉक्यूमेंट है या फिल्म है कुछ भी सीज करता है तो तुरंत ही वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को बताएगा, उससे ऑर्डर लेगा और कस्टडी में दे देगा, ठीक है, ये बात बोल रहा है। सेक्शन 6 क्या बोला, पेनाल्टी की बात करा, ठीक है। किस तरीके की पेनाल्टी की बात करें, जो सेक्शन 3 और 4 में जो प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है, अगर उस तरीके का कुछ करेगा तो उसकी पेनाल्टी की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं सेक्शन 6 पेनाल्टी बता रहा है, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4, और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में जो भी प्रोहिबिट किया गया अगर आप उसको करते हैं तो उसके लिए पेनाल्टी है। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 शैल बी पनिशेबल on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 2000 rupees, and in the event of second or subsequent conviction, second और subsequent conviction की बात कर रहा है, ठीक है, conviction with imprisonment for a term of not less than 6 months but which may extend to 5 years, and also with a fine not less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees। सीधी सी बात ये बोल रहा है कि कोई बंदा है जो सेक्शन 3 और 4 की जो प्रोहिबिट किया गया उसको उस ऑफेंस को करता है, ठीक है, तो जब उस ऑफेंस को करने के बाद उसको पनिश किया जाएगा तो फर्स्ट कन्विक्शन पे, ठीक है, जो मैक्सिमम उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी वो 2 साल की मिलेगी और जो फाइन पड़ेगा वो 2000 का पड़ेगा, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट होगी वो 2 साल तक की मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकती है, फाइन 2000 तक का दिया जा सकता है। सेकेंड कन्विक्शन पे या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होगी, मतलब इतना होगा ही होगा 6 महीने की, जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है 5 साल तक, ठीक है, और मिनिमम जो देना ही पड़ेगा फाइन वो 10,000 रुपये और मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है वो 1 लाख रुपए तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 7 क्या बोल रहा है, ऑफेंसेस बाय कंपनीज की बात करा, अगर इस तरीके का ऑफेंस कोई कंपनी कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कोई कंपनी है अपना कुछ प्रोडक्ट निकाल रही है, किसी तरह का एडवर्टाइज कर रही है, आजकल तो बहुत सारी कंपनियां हैं ना जो ठेका ले लेती हैं एडवर्टीजमेंट करने का, होल्डिंग्स लगाने का, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। अगर कोई सेक्शन 7 बोल रहा है अगर कोई कंपनी है इस तरीके के ऑफेंस कर दी तब क्या होगा, ठीक है। सब सेक्शन 1 वेयर an offense under this act has been committed by a company, every person who at the time the offense was committed was in charge of and was responsible to, या तो उस कंपनी का इंचार्ज था जिस समय वो ऑफेंस हुआ है, या रिस्पॉन्सिबल है उसके जो कंपनी काम कर रही है, द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी बिजनेस होता है उसके कंडक्ट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है या जो भी इंचार्ज है,
एज वेल एज द कंपनी, साथ में कंपनी भी, एज वेल एज द कंपनी shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। मतलब दोनों ही लोग, यानी कंपनी भी लाइबल होगी, ठीक है, कंपनी पे तो एक तरीके से सिविल पनिशमेंट लगता है ना, सिविल एक्शन लिया जाता है, लेकिन अगर जो क्रिमिनल एक्शन किसके अगेंस्ट लिया जाएगा, जो उस समय उस कंपनी को संभाले हुए या रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के द्वारा जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसको करने के लिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप ये देखिए कि फाइन जो लगेगा वो कंपनी पे लगेगा, और जो इम्प्रिजनमेंट और फाइन वो उस पे जो होल्डर है, ठीक है, यानी जो रिस्पॉन्सिबल है, जो पर्सन है, उस पे लगेगा। प्रोविजो देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offense was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offense। अच्छा, ये सबसे ये क्या बोल रहा है, प्रोविजो बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल था, वो कहता है कि मेरी नॉलेज में तो था ही नहीं ये कि इस तरीके का कंडक्ट हो गया, इस तरीके का बिजनेस हो गया एक कंपनी के द्वारा, इस तरीके का ऑफेंस मेरी कंपनी के द्वारा हो गया। अगर वो कहता है कि मुझे नॉलेज ही नहीं थी या मैंने पूरा ड्यू डिलीजेंस हर तरीके से इस चीज़ को देखा लेकिन तब भी अनजाने में हो गया, तब वहाँ पर वो लाइबल नहीं होगा, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी एंड इट इज प्रूव्ड दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कनिवांस ऑफ or is attributable to any neglect on the part of the director, manager, secretary or other officer of the company, the such director, manager, secretary or other officers shall be proceeded against and punished accordingly। अब क्या बता रहा है कि कंपनी ने ऑफेंस तो किया है, ठीक है, अब सबकी सहमति थी, सबकी कंसेंट से, यानी कौन कंसेंट में था, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और जो अदर ऑफिसर थे, उन सभी की कंसेंट से उन्होंने अपनी मिली भगत से, ठीक है, उन दोनों ने एक तरीके से कॉन्स्पायर मतलब सबको सब जानते थे कि हाँ ऐसा कर रहे हैं, तो हर कोई हर किसी के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। शैल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश अकॉर्डिंगली। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी क्या होगी, कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लॉज बी क्या बोला, डायरेक्टर कौन होगा, इन रिलेशन टू फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म, अगर कोई फर्म होगी तो उसके हर पार्टनर को, ठीक है। सेक्शन 8 क्या बोल रहा है, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। सबसेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी बेलेबल। सीआरपीसी में कुछ भी दिया हो, इस एक्ट में जो भी ऑफेंस होंगे वो क्या होंगे, बेलेबल होंगे, ठीक है। सबसेक्शन 2 एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल होंगे, यानी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन बेल का भी अधिकार रहेगा, ठीक है। सेक्शन 9 क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर किसी भी तरह का एक्शन लिया जाता है गुड फेथ में, ठीक है, किसी ने इन्फॉर्म कर दी कि सर इनके पास क्या कहते हैं ये इस तरीके का एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, गुड फेथ में उन्होंने क्या कहते हैं नोटिस दी थी, या अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, जो जान रहा था कि हाँ ये ऐसा यहाँ पे होता है लेकिन बाद में पता लगता नहीं निकला है, इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो गुड फेथ में उस गेजेटेड ऑफिसर ने एक्शन लिया था, ठीक है, तो उसके खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा, यानी उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, सेक्शन 9 बता रहा है। सेक्शन 9 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग, क्या लिखा हो, किसी भी तरह का सूट नहीं लाया जाएगा, किसी भी तरह का प्रोसिक्यूशन यानी सिविल, क्रिमिनल और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट the central government or any state government or any officer of the central or any state government for anything which is in good faith done or intended to be done under this act। किसी भी तरह का कोई भी सूट प्रोसिक्यूशन नहीं लाया जाएगा उस ऑफिसर या किसी की इस गवर्नमेंट के खिलाफ जहाँ पर गुड फेथ में कोई एक्शन लिया गया था या इंटेंशन था,
ठीक है, ये बता रहा है। सेक्शन 10 क्या बोल रहा है, पावर टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, वो बात कही, बस इतना ही था। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको कनेक्ट करिएगा आईटी एक्ट से। आईटी एक्ट में सेक्शन 67B था, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की बात की, अगर डिजिटली होता है, ठीक है, तो सेक्शन ये आईटी एक्ट कनेक्ट होगा, और आईपीसी के सेक्शन 292 जो बीएनएस में 294 हो गया है, ठीक है, उसको भी साथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, उस पर इम्पॉर्टेंट केसेस, अभी एक सरकार का भी एक केस है, ठीक है, और अभी बहुत सारी कुछ केसेस आए हैं जिसमें क्या कहते हैं, रणवीर सिंह ने एक फ़ोटो खिंचाई थी, ठीक है, वो आईटी एक्ट के तहत भी था। अ, वो उसमें भी उन्हें बुक किया गया था सेक्शंस में, सेक्शन 67A अभी था, ठीक है। तो उन दोनों एक्ट को भी आप इसके साथ कनेक्ट करिएगा। थैंक यू।